20। कार्लिसले। हम हॉल से होते हुए कार्लिसले के कार्यालय की ओर चल पड़े। मैं दरवाजे पर रुक गया, उसके निमंत्रण की प्रतीक्षा में। अंदर आइए, कार्लिसले ने कहा। मैं उसे अंदर ले गया और उसे इस नए कमरे की जांच करते हुए देखा। ये घर के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक अंधेरा था। महोगनी की गहरी लकड़ी उसे उसके शुरुआती घर की याद दिलाती थी। उसकी आंखें किताबों की कतारों पर घूम रही थीं। मैं उसे इतना अच्छी तरह से जानता था कि एक कमरे में इतनी सारी किताबें देखना उसके लिए किसी सपने जैसा था। कार्लिसले ने जो किताब पढ़ रहे थे, उस पृष्ठ पर निशान लगा दिया और फिर हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने पूछा। बेशक, उसने हॉल में हमारी सारी बातचीत सुनी थी और उसे पता था कि हम अगली किस्त के लिए यहाँ आए हैं। उसे मेरी कहानी साझा करने से कोई परेशानी नहीं हुई। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। मैं बेला को अपना कुछ इतिहास दिखाना चाहता था। दरअसल, तुम्हारा इतिहास। हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, बेला ने धीरे से कहा। बिल्कुल नहीं, कार्लिसले ने उसे आश्वस्त किया। आप कहाँ से शुरू करने जा रही हैं? वैगनर, मैंने कहा। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे धीरे से घुमाकर हमारे पीछे की दीवार की ओर मुंह करके खड़ा कर दिया। मैंने उसके दिल की धड़कन सुनी जो मेरे स्पर्श पर प्रतिक्रिया करती है, और फिर कार्लिसल की। उसकी प्रतिक्रिया पर वह लगभग मौन हंस पड़ा। दिलचस्प, उसने सोचा। मैंने बेला की आंखें चौड़ी होते हुए देखीं, जब वह कार्लिसले के कार्यालय की गैलरी की दीवार को देख रही थी। मैं कल्पना कर सकता था कि पहली बार इसे देखने वाले व्यक्ति को ये कितना भ्रमित कर सकता है। वहाँ सभी आकारों, माध्यमों और रंगों में 73 कृतियाँ थीं, जो केवल आयताकार टुकड़ों वाली दीवार के आकार की पहेली की तरह एक साथ भरी हुई थीं। उसकी नज़र कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रही थी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे शुरुआत की ओर ले गया। कार्लिसले उसके पीछे पीछे गया। किसी किताब के पन्ने की तरह, कहानी सबसे बाईं ओर से शुरू हुई। यह कोई दिखावटी, एक रंग का और मानचित्र जैसा टुकड़ा नहीं था। वास्तव में, यह एक मानचित्र का हिस्सा था, जिसे शौकिया मानचित्रकार ने हाथ से बनाया था। यह उन कुछ मूल मानचित्रों में से एक था जो सदियों से बचे हुए थे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। 1650 के दशक का लंदन, मैंने समझाया। मेरी जवानी का लंदन, कार्लिसल ने हमसे कुछ फीट पीछे से कहा। बेला चौंक गई, उसकी नज़दीकी से हैरान। बेशक उसने उसकी हरकतें नहीं सुनी होंगी। मैंने उसका हाथ दबाया, उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। ये घर उसके लिए एक अजीब जगह थी, लेकिन यहाँ कुछ भी उसे चोट नहीं पहुँचा सकता था। क्या आप कहानी सुनाएंगे? मैंने उससे पूछा, और बेला ये देखने के लिए मुड़ी कि वह क्या कहेगा। मुझे खेद है, काश मैं ऐसा कर पाता। वह बेला की ओर देखकर मुस्कुराया और उससे ऊंची आवाज में बोला। मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मैं वास्तव में थोड़ा देर से आ रहा हूँ। अस्पताल ने आज सुबह फोन किया। डॉक्टर स्नो बीमार हैं। इसके अलावा, उसने मेरी ओर देखा। तुम भी मेरी तरह ही कहानियां जानती हो। कार्लिसले ने बाहर निकलते समय बेला को गर्मजोशी से देखा और मुस्कुराया। उसके जाने के बाद, बेला ने फिर से उस छोटी पेंटिंग को देखने के लिए मुड़कर देखा। फिर क्या हुआ? उसने एक क्षण बाद पूछा, जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ था। स्वचालित रूप से, मैंने एक बड़ी पेंटिंग देखी, एक कॉलम ऊपर और एक पंक्ति नीचे। यह एक खुशनुमा छवि नहीं थी, एक उदास, सुनसान परिदृश्य, दमनकारी बादलों से भरा आकाश, ऐसे रंग जो ये संकेत देते थे कि सूरज कभी वापस नहीं आएगा। कार्लिसले ने स्कॉटलैंड के एक छोटे से महल की खिड़की से इस टुकड़े को देखा था। यह उसे अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर की इतनी अच्छी तरह से याद दिलाता था कि वह इसे रखना चाहता था, हालांकि पुरानी याद दर्दनाक थी। उसके लिए इस तबाह परिदृश्य के अस्तित्व का मतलब था कि किसी और ने कभी इसे समझा था। जब उसे पता चला कि वह क्या बन गया है, तो उसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने खुद को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। कैसे? वह चौंकी। जब मैं कार्लिसले के आत्महत्या के प्रयासों का वर्णन कर रहा था तो मेरी नज़र पेंटिंग के भावपूर्ण खालीपन पर टिकी रही।
उसने बहुत ऊंचाई से छलांग लगाई। उसने खुद को पानी में डुबाने की कोशिश की। सागर, लेकिन वह नए जीवन के लिए युवा था और बहुत मजबूत था। यह आश्चर्यजनक है कि वो विरोध करने में सक्षम था। भोजन, मैंने जल्दी से उसकी ओर देखा लेकिन वह पेंटिंग को घूर रही थी, जबकि वह अभी भी इतना नया था। वृत्ति तब अधिक शक्तिशाली होती है, ये सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेती है। लेकिन वो खुद से इतना विमुख था कि उसके पास भूख से खुद को मारने की कोशिश करने की ताकत थी। क्या ये संभव है? उसने फुसफुसाकर पूछा। नहीं, ऐसे बहुत कम तरीके हैं जिनसे हमें मारा जा सकता है। उसने सबसे स्पष्ट अनुवर्ती प्रश्न पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए जल्दी से बोल दिया। इसलिए वह बहुत भूखा हो गया और अंततः कमजोर हो गया। वह मानव आबादी से जितना दूर हो सकता था, भटकता रहा, क्योंकि उसे एहसास था कि उसकी इच्छाशक्ति भी कमजोर हो रही थी। महीनों तक वह रात में भटकता रहा, एकांत स्थानों की तलाश करता रहा, खुद से घृणा करता रहा। मैंने उस रात का वर्णन किया जब उसने जीने का दूसरा तरीका खोज लिया, जानवरों के खून से समझौता कर लिया और एक समझदार प्राणी बन गया। फिर महाद्वीप के लिए रवाना हुआ। वह तैरकर फ्रांस चला गया। उसने अविश्वासपूर्वक बीच में ही टोकते हुए कहा, लोग हमेशा चैनल में तैरते रहते हैं, बेला, मैंने बताया। ये सच है, मुझे लगता है। उस संदर्भ में यह अजीब लग रहा था। आगे बोलो। तैरना हमारे लिए आसान है। आपके लिए सब कुछ आसान है, उसने शिकायत की। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका काम पूरा हो गया है। वह भौचक्की रह गई। मैं फिर कभी बीच में नहीं बोलूंगी, मैं वादा करती हूँ। मेरी मुस्कान और बढ़ गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगले भाग पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि तकनीकी रूप से हमें सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं हंसा और अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी। नहीं, नहीं, तुमने वादा किया था। तुम कहानी सुनना चाहती हो या नहीं? मेरे स्पर्श से उसके होंठ हिल गए। आप मुझ पर ऐसा कुछ नहीं थोप सकते और फिर उम्मीद कर सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैंने अपना हाथ उसकी गर्दन के किनारे पर टिका दिया। तुम्हें सांस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कंधे उचका दिए। नहीं, यह जरूरी नहीं है। ये तो बस एक आदत है। आप बिना सांस लिए कितनी देर तक रह सकते हैं? अनिश्चित काल तक, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता। मैं अब तक सबसे ज्यादा कुछ दिनों तक पानी के अंदर रहा हूँ। बिना पानी के रहना थोड़ा असहज हो जाता है। गंध की अनुभूति, थोड़ा असहज, उसने नाजुक आवाज में मुश्किल से फुसफुसाते हुए दोहराया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, उसके कंधे सख्त थे। ये बातचीत, जो एक पल पहले मुझे मजेदार लगी थी, अचानक से हास्यहीन हो गई। हम बहुत अलग थे, हालांकि हम कभी एक ही प्रजाति के थे, लेकिन अब हमारे बीच सिर्फ कुछ सती विशेषताएं ही हैं। उसे आखिरकार विकृति का भार, हमारे बीच की दूरी का एहसास होना चाहिए। मैंने अपना हाथ उसकी त्वचा से उठाया और उसे अपनी तरफ रख दिया। मेरा विदेशी स्पर्श उस अंतर को और भी स्पष्ट कर देगा। मैं उसके परेशान चेहरे को घूरता रहा, ये देखने के लिए कि क्या यह एक बहुत बड़ा सच होगा। कुछ सेकंड के बाद उसके चेहरे पर तनाव कम हो गया। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं और एक अलग तरह की बेचैनी उसके चेहरे पर छा गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगलियां मेरे गालों पर दबा दीं। यह क्या है? मेरे लिए फिर से चिंता की बात है। तो जाहिर है कि यह वह बात नहीं थी जिससे मैं डर रहा था। मैं इसके घटित होने का इंतजार करता रहता हूँ। वो उलझन में थी, क्या होगा? मैंने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि किसी समय मैं जो कुछ तुम्हें बताऊंगा या जो कुछ तुम देखोगे, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फिर तुम मुझसे दूर भागोगे, चिल्लाते हुए भागोगे। मैंने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो। और फिर भी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दो इच्छाओं को समेटना असंभव है। उसने अपने कंधे चौड़े किए, थोड़ी बाहर निकली। मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, उसने वादा किया।
मुझे उसकी बहादुरी भरी छवि देखकर मुस्कुराना पड़ा। हम देखेंगे। तो आगे बढ़ो, उसने जोर देकर कहा, मेरी संदिग्ध प्रतिक्रिया पर थोड़ा सा क्रोधित होते हुए। कार्लिसर फ्रांस की ओर तैर रहा था। मैंने एक और सेकंड के लिए उसके मूड को मापा, फिर गैलरी की ओर मुड़ गया। इस बार मैंने उसे सभी चित्रों में से सबसे शानदार, सबसे चमकदार, सबसे भड़कीले चित्र की ओर इशारा किया। यह अंतिम निर्णय का चित्रण था, लेकिन पिटाई करने वाले आधे व्यक्ति किसी तरह के नंगा नाच में शामिल लग रहे थे, जबकि बाकी आधे हिंसक, खूनी लड़ाई में। केवल संगमरमर की रेलिंग पर कोलाहल से ऊपर लटके हुए न्यायाधीश शांत थे। यह एक उपहार था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कार्लिसले ने कभी अपने लिए चुना होता। लेकिन जब वोल्टुरी ने उस पर साथ बिताए समय की यादगार चीज के लिए दबाव डाला, तो ऐसा नहीं था कि वह मना कर सकता था। उसे इस भड़कीले टुकड़े से कुछ लगाव था और इसमें चित्रित दूर के पिशाच अधिपतियों से भी, इसलिए उसने इसे अपने अन्य पसंदीदा चित्रों के साथ रखा। आखिरकार वे कई मायनों में उसके प्रति बहुत दयालु थे, और एस्मे को तबाही के बीच छिपा हुआ कार्लिसले का छोटा चित्र पसंद आया। जब मैंने कार्लिसले के यूरोप में बिताए पहले कुछ सालों के बारे में बताया, तो बेला पेंटिंग को घूरती रही, सभी आकृतियों और घूमते रंगों को समझने की कोशिश करती रही। मैंने पाया कि मेरी आवाज़ कम सहज होती जा रही थी। कार्लिसले की अपनी प्रकृति को वश में करने की खोज, परजीवी बनने के बजाय मानव जाति के लिए एक वरदान बनने के बारे में सोचना मुश्किल था, बिना फिर से उस विस्मय को महसूस किए जो उसकी यात्रा के योग्य था। मैं हमेशा कार्लिसले के संपूर्ण नियंत्रण से ईर्ष्या करता था, लेकिन साथ ही मुझे लगता था कि मेरे लिए उसकी नकल करना असंभव है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने आलसी रास्ता चुना था, कम से कम प्रतिरोध का रास्ता। उसकी बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन कभी भी उसके जैसा बनने का प्रयास नहीं किया। संयम का ये क्रैश कोर्स जो बेला मुझे सिखा रही थी, शायद कम कठिन होता अगर मैंने पिछले 7 दशकों में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत की होती। बेला अब मेरी ओर देख रही थी। मैंने उसका ध्यान कहानी पर केंद्रित करने के लिए हमारे सामने चल रहे प्रासंगिक दृश्य पर टैप किया। जब वह इटली में पढ़ रहा था, तब उसे वहां अन्य लोगों के बारे में पता चला। वे लंदन के सीवरों में रहने वाले लोगों की तुलना में कहीं अधिक सभ्य और शिक्षित थे। उसने मेरे द्वारा बताए गए चित्र पर ध्यान केंद्रित किया और फिर अचानक हंस पड़ी, थोड़ा चौंक गई। उसने कार्लिसले को पहचान लिया था, भले ही वह रोब जैसी पोशाक में चित्रित किया गया था। सोलिमेना कार्लिसले के दोस्तों से बहुत प्रेरित था। वह अक्सर उन्हें देवताओं के रूप में चित्रित करता था, एरो, मार्कस, कयस। मैंने प्रत्येक की ओर इशारा करते हुए उनके नाम बताए। कला के रात्रिकालीन संरक्षक। उसकी उंगली कैनवास के ठीक ऊपर झिझकी। उन्हें क्या हुआ? वे अभी भी वहां हैं, जैसे कि वे न जाने कितने सहस्राब्दियों से वहां हैं। कार्लिसले उनके साथ केवल थोड़े समय के लिए, बस कुछ दशकों तक रहे। उन्होंने उनकी सभ्यता, उनकी परिष्कृतता की बहुत प्रशंसा की, लेकिन वे उनके प्राकृतिक भोजन स्रोत के प्रति उनकी घृणा को दूर करने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि वे उनके साथ थे। इसे बुलाया। उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की, और उसने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय कार्लिसले ने नई दुनिया को आजमाने का फैसला किया। उसने अपने जैसे अन्य लोगों को खोजने का सपना देखा। वह बहुत अकेला था, आप देखिए। मैंने अगले दशकों पर केवल हल्के से बात की, जब कार्लिसले अपने अकेलेपन से जूझ रहा था और आखिरकार उसने कार्रवाई के बारे में सोचना शुरू किया। कहानी अधिक व्यक्तिगत हो गई, और अधिक दोहराव वाली भी। उसने पहले भी कुछ सुना था। कार्लिसले ने मुझे मेरी मृत्युशैया पर पाया और ऐसा निर्णय लिया जिसने मेरी नियति बदल दी। और अब वो निर्णय बेला की नियति को भी प्रभावित कर रहा था। और इस तरह हम पूर्ण चक्र में आ गए हैं, मैंने निष्कर्ष निकाला। तो क्या आप हमेशा कार्लिसले के साथ ही रहे हैं? उसने पूछा। अचूक अंतर्ज्ञान से उसने वह प्रश्न खोज लिया जिसका उत्तर मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। लगभग हमेशा, मैंने उत्तर दिया। मैंने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे कार्लिसले के कार्यालय से बाहर निकलने में मदद की। काश मैं भी उसे इस विचारधारा से दूर ले जा पाता। लेकिन मुझे पता था कि वह ऐसा नहीं होने देगी।
निश्चित रूप से, लगभग। मैंने अनिच्छा से आह भरी, लेकिन ईमानदारी को शर्म से ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खैर, मैंने कबूल किया, मेरे जन्म, निर्माण, या जो भी आप इसे कहना चाहें, कि लगभग 10 साल बाद मुझे विद्रोही किशोरावस्था का एक विशिष्ट दौर मिला। मैं उनके संयमित जीवन से सहमत नहीं था, और मुझे उनकी भूख पर लगाम लगाने की वजह से नाराजगी थी। इसलिए मैं कुछ समय के लिए अपने आप ही चला गया। सच में, उसकी आवाज़ वैसी नहीं थी जैसी मुझे उम्मीद थी। घृणा करने के बजाय वो और अधिक सुनने के लिए उत्सुक लग रही थी। ये घास के मैदान में उसकी प्रतिक्रिया से मेल नहीं खाता था, जब वो इस बात से बहुत हैरान थी कि मैं हत्या का दोषी था, जैसे कि यह सच्चाई उसके दिमाग में कभी आई ही नहीं थी। शायद वह इस विचार की आदी हो गई थी। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब उसे अपने आसपास की चीजों से कोई मतलब नहीं था, वह सिर्फ मुझे देख रही थी। क्या इससे तुम्हें घृणा नहीं होती? मैंने पूछा। उसने आधे सेकंड के लिए सोचा, नहीं। मुझे उसका जवाब परेशान करने वाला लगा। क्यों नहीं? मैंने लगभग पूछ ही लिया। मुझे लगता है, यह उचित लगता है। उसका स्पष्टीकरण एक प्रश्न की तरह ऊंचे स्वर में समाप्त हुआ। उचित। मुझे हंसी आई, आवाज बहुत कर्कश थी, लेकिन उसे यह बताने के बजाय कि यह न तो उचित था और न ही क्षम्य, मैंने स्वयं को उसका बचाव करते हुए पाया। मेरे नए जन्म के समय से ही मुझे ये जानने का लाभ मिला कि मेरे आसपास के सभी लोग क्या सोच रहे थे, चाहे वे मानव हो या अमानवीय। यही कारण है कि कार्लिस्ले को चुनौती देने में मुझे 10 साल लग गए। मैं उसकी संपूर्ण ईमानदारी को पढ़ सकता था, समझ सकता था कि वह जिस तरह से रहता था, वह क्यों रहता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर मैं सियोभान और उसके जैसे अन्य लोगों से नहीं मिला होता तो क्या मैं कभी भटक जाता। अगर मुझे पता नहीं होता कि मेरे जैसे हर दूसरे प्राणी को अभी तक तान्या और उसकी बहनों से नहीं मिला होता तो वे सोचते कि कार्लिस्ले का जीवन जीने का तरीका हास्यास्पद था। अगर मैं केवल कार्लिस्ले को जानता होता और कभी किसी और आचार संहिता के बारे में नहीं जानता, तो मुझे लगता है कि मैं वहीं रहता। इससे मुझे शर्म आती थी कि मैंने खुद को उन लोगों से प्रभावित होने दिया जो कभी कार्लिस्ले के बराबर नहीं थे। लेकिन मुझे उनकी स्वतंत्रता से ईर्ष्या थी, और मुझे लगता था कि मैं उन सभी की नैतिक खाई से ऊपर उठकर रह पाऊंगा। क्योंकि मैं खास था, मैंने अहंकार पर अपना सिर हिलाया। कार्लिसल लौटने और उनके दर्शन के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होने में मुझे केवल कुछ वर्ष लगे। मुझे लगा कि मैं उस अवसाद से मुक्त हो जाऊंगा जो एक विवेक के साथ आता है। क्योंकि मैं अपने शिकार के विचारों को जानता था, इसलिए मैं निर्दोष को अनदेखा कर सकता था और केवल बुराई का पीछा कर सकता था। अगर मैं एक हत्यारे का पीछा एक अंधेरी गली में करता जहां वह एक युवा लड़की का पीछा कर रहा था, अगर मैंने उसे बचाया, तो निश्चित रूप से मैं इतना भयानक नहीं था। मैंने इस तरह से बहुत से लोगों को बचाया था, लेकिन फिर भी ये कभी भी गिनती को संतुलित नहीं कर पाया। मेरी यादों में बहुत से चेहरे घूम गए, जिन दोषियों को मैंने मौत की सजा दी थी और जिन निर्दोषों को मैंने बचाया था। एक चेहरा अभी भी मौजूद था, दोषी भी और निर्दोष भी। सितंबर 1930। ये बहुत बुरा साल था। हर जगह लोग बैंक विफलताओं, सूखी और धूल भरी आंधी से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। विस्थापित किसान और उनके परिवार शहरों में बाढ़ की तरह आ गए, जहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी। उस समय मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे आसपास के मन में व्याप्त निराशा और भय उस उदासी का एक योगदान कारक था जो मुझे परेशान करने लगी थी, लेकिन मुझे लगता है कि तब भी मुझे पता था कि मेरा व्यक्तिगत अवसाद पूरी तरह से मेरे अपने विकल्पों के कारण था। मैं मिलुओकी से गुजर रहा था, जैसे मैं शिकागो, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉइट, कोलंबस, इंडियानापोलिस, मिनियापोलिस, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, शहर दर शहर से गुजरा था, और फिर वापस लौटा, बार बार, अपने जीवन में पहली बार सही मायने में खानाबदोश बनकर। मैं कभी दक्षिण की ओर नहीं गया, मुझे पता था। नवजात दुर्स्वप्न सेनाओं के उस गढ़ के पास या पूर्व की ओर शिकार करने से बेहतर है, क्योंकि मैं कार्लिस्ले से भी बच रहा था, आत्मसंरक्षण के लिए कम और उस मामले में शर्म के कारण ज्यादा। मैं कभी भी किसी एक जगह पर कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रहा,
कभी भी उन मनुष्यों से बातचीत नहीं की जिनका मैं शिकार नहीं कर रहा था। 4 साल से ज्यादा समय के बाद जिन दिमागों की मुझे तलाश थी, उन्हें ढूंढना एक आसान काम हो गया था। मुझे पता था कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढ सकता हूँ और वे आमतौर पर कब सक्रिय होते हैं। ये परेशान करने वाला था कि मेरे आदर्श शिकार को पहचानना कितना आसान था, उनमें से बहुत सारे थे। शायद ये भी उदासी का एक हिस्सा था। जिन दिमागों का मैंने शिकार किया, वे आमतौर पर सभी मानवीय दया और लालच और इच्छा के अलावा अन्य भावनाओं के प्रति कठोर थे। उनके आसपास के सामान्य, कम खतरनाक दिमागों से अलग एक ठंडापन और एक फोकस था। बेशक, उनमें से अधिकांश को इस बिंदु तक पहुंचने में कुछ समय लगा था, जहां वे खुद को पहले शिकारी और फिर किसी और चीज के रूप में देखते थे। इसलिए हमेशा पीड़ितों की एक पंक्ति होती थी जिन्हें बचाने में मैं बहुत देर कर देता था। मैं केवल अगले को बचा सकता था। ऐसे दिमागों की तलाश करते हुए मैं ज्यादातर मानवीय चीजों को अनदेखा करने में सक्षम था। लेकिन मिलवॉकी में उस शाम, जब मैं अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ रहा था, जब गवाह थे तो टहल रहा था, जब गवाह नहीं थे तो दौड़ रहा था, एक अलग तरह का दिमाग मेरा ध्यान खींच रहा था। वो एक युवा, गरीब आदमी था, जो औद्योगिक जिले के बाहरी इलाके में झुगी झोपड़ियों में रहता था। वह मानसिक पीड़ा की ऐसी स्थिति में था जिसने मेरी चेतना पर आक्रमण किया। हालांकि उन दिनों पीड़ा एक असामान्य भावना नहीं थी, लेकिन अन्य लोगों के विपरीत जो भूख, बेदखली, ठंड, बीमारी, इतने सारे रूपों में अभाव से डरते थे, यह आदमी खुद से डरता था। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं एक कर सकता हूँ। यह उसके दिमाग में एक मंत्र की तरह था, जो अंतहीन रूप से दोहराया जा रहा था। ये कभी भी किसी मजबूत चीज में नहीं बदला, कभी भी मैं नहीं करूँगा। उसने नकारात्मक सोचा, लेकिन इस बीच वह योजना बना रहा था। आदमी ने अभी तक कुछ नहीं किया था। अभी तक उसने सिर्फ वही सपना देखा था जो वह चाहता था। उसने सिर्फ गली के ऊपर वाले मकान में रहने वाली लड़की को देखा था, उससे कभी बात नहीं की थी। मैं थोड़ा हैरान था। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी थी जिसके हाथ साफ थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस आदमी के हाथ ज्यादा दिनों तक साफ नहीं रहेंगे। और उसके दिमाग में लड़की तो बस एक छोटी बच्ची थी। अनिश्चित, मैंने इंतजार करने का फैसला किया। शायद वह प्रलोभन पर काबू पा ले। मुझे इस पर संदेह था। मानव स्वभाव के सबसे घटियापन के बारे में मेरे हाल के अध्ययन ने मुझे निराश कर दिया था। आशावाद के लिए बहुत कम जगह है। जिस गली में वह रहता था, वहाँ इमारतें एक दूसरे से टकराकर एक संकरी सी छत थी, जिसकी छत हाल ही में ढह गई थी। कोई भी सुरक्षित रूप से दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकता था, इसलिए मैं वहाँ छिप गया, बिना हिले डुले, अगले कई दिनों तक सुनता रहा। ढहती इमारतों में भीड़भाड़ वाले लोगों के विचारों की जांच करते हुए मुझे बच्चे के पतले चेहरे को एक अलग, स्वस्थ विचारों में खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने वह कमरा ढूंढ निकाला जहां वह अपनी माँ और 2 बड़े भाइयों के साथ रहती थी और दिन भर उसे देखता रहा। यह आसान था, वो केवल 5 या 6 साल की थी और इसलिए ज्यादा दूर नहीं भटकती थी। जब वह आंखों से ओझल हो जाती थी, तो उसकी माँ उसे वापस बुलाती थी। उसका नाम बेटी था। वह आदमी भी देखता था, जब वह दिन भर काम करने के लिए सड़कों पर नहीं घूमता था, लेकिन वह दिन के समय उससे दूरी बनाए रखता था। रात में वह खिड़की के बाहर रुक जाता था, छाया में छिप जाता था, जबकि उसके परिवार के कमरे में एक मोमबत्ती जलती थी। उसने चिन्हित किया कि किस समय मोमबत्ती बुझाई गई थी। उसने बच्चे के बिस्तर का स्थान नोट किया, खुली खिड़की के नीचे सिर्फ एक अखबार से भरा कुशन। रात में ठंडक हो रही थी, लेकिन भीड़भाड़ वाले घर में बदबू अप्रिय थी। सभी ने अपनी खिड़कियां खुली रखीं। मैं यह नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। उसका मंत्र जारी रहा, लेकिन उसने तैयारी शुरू कर दी। एक रस्सी का टुकड़ा उसे नाली में मिला। कुछ चिथड़े जो उसने रात में निगरानी के दौरान कपड़े की रस्सी से निकाले थे, जो एक गैग के रूप में काम करेंगे। विडंबना यह है कि उसने उसी जीर्ण शीर्ण घर को चुना जहां मैं अपने संग्रह को संग्रहित करने के लिए छिपा था।
ढह गई सीढ़ियों के नीचे एक गुफा जैसी जगह थी। यही वह बच्चे को लाता था। फिर भी मैंने इंतजार किया, अपराध के बारे में निश्चित होने से पहले दंड देने को तैयार नहीं था। सबसे कठिन हिस्सा, वह हिस्सा जिससे वह जूझ रहा था, वह ये था कि उसे पता था कि उसे बाद में उसे मारना होगा। यह अप्रिय था और वह ये सोचना पसंद नहीं करता था कि यह कैसे किया जाए। लेकिन ये शंका भी दूर हो गई। इसमें एक और सप्ताह लग गया। इस समय तक मैं काफी प्यासा हो चुका था और उसके दिमाग में दोहराव से ऊब चुका था। हालांकि मुझे पता था कि मैं अपनी हत्याओं को तब तक उचित नहीं ठहरा सकता जब तक कि मैं अपने लिए बनाए गए नियमों के अनुसार काम न करूं। केवल दोषियों को ही सजा दो, केवल उन लोगों को जो दूसरों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें छोड़ दिया जाए। जिस रात वह अपनी रस्सियां और गैग्स लेने आया, मैं अजीब तरह से निराश था। तर्क के विपरीत, मुझे उम्मीद थी कि वह निर्दोष रहेगा। मैं उसके पीछे खुली खिड़की के पास गया जहां बच्चा सो रहा था। उसने मुझे अपने पीछे नहीं सुना, अगर वह मुड़ता तो मुझे छाया में नहीं देख पाता। उसके दिमाग में चल रहा मंत्रोच्चार खत्म हो चुका था। वो कर सकता था, उसे एहसास हो गया था। वह ऐसा कर सकता था। मैं तब तक इंतजार करती रही जब तक वो खिड़की से अंदर नहीं आया, जब तक उसकी उंगलियां उसकी बांह को छू नहीं गईं, एक अच्छी पकड़ की तलाश में। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और 3 मंजिल ऊपर छत पर छलांग लगा दी, जहां हम एक हल्की आवाज के साथ नीचे गिरे। बेशक वह अपने गले के चारों ओर लिपटी बर्फीली उंगलियों से घबरा गया था, हवा में अचानक उड़ान से हैरान था, ये सोचकर भ्रमित था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने उसे अपनी ओर घुमाया तो किसी तरह वह समझ गया। जब उसने मेरी ओर देखा तो उसे कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। उसने मेरी खाली काली आंखें, मेरी मौत जैसी पीली त्वचा देखी और उसने निर्णय देखा। हालांकि वह यह अनुमान लगाने के करीब भी नहीं आया कि मैं वास्तव में क्या था, वह जो हो रहा था उसके बारे में बिल्कुल सही था। उसे एहसास हुआ कि मैंने बच्चे को उससे बचा लिया है और उसे राहत मिली। दूसरों की तरह कठोर नहीं, ठंडा और निश्चित नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया, उसने सोचा जब मैं झपटा। ये शब्द बचाव के लिए नहीं थे। उसे खुशी थी कि उसे रोक दिया गया। वह मेरा एकमात्र तकनीकी रूप से निर्दोष शिकार था, जो राक्षस बनने के लिए जीवित नहीं था। बुराई की ओर उसकी प्रगति को रोकना सही काम था, यही एकमात्र काम था। जब मैंने उन सभी पर विचार किया, जिनमें से प्रत्येक को मैंने मार डाला था, तो मुझे उनकी किसी भी मौत पर व्यक्तिगत रूप से अफसोस नहीं हुआ। उनकी अनुपस्थिति के कारण दुनिया एक बेहतर जगह बन गई थी, लेकिन किसी तरह ये मायने नहीं रखता था। और अंत में, खून तो बस खून ही था। इसने मेरी प्यास कुछ देर के लिए बुझा दी, दिन या सप्ताह, और बस इतना ही। हालांकि शारीरिक सुख था, लेकिन यह मेरे मन के दर्द से बहुत खराब था। मैं जितना जिद्दी था, मैं सच्चाई से बच नहीं सकता था। मैं मानव रक्त के बिना अधिक खुश था। मृत्यु की कुल राशि मेरे लिए बहुत अधिक हो गई। कुछ ही महीनों बाद मैंने अपने स्वार्थी धर्मयुद्ध को छोड़ दिया, खोजने की कोशिश करना छोड़ दिया। वध में कुछ अर्थपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने आगे कहा, ये सोचते हुए कि उसने कितनी बातें समझ ली थी जो मैंने नहीं कही थी, मैंने अपनी आंखों में राक्षस देखना शुरू कर दिया। मैं इतने सारे मानव जीवन के ऋण से बच नहीं सकता था, चाहे वह कितना भी उचित क्यों न हो। और मैं कार्लिस्ले और एस्मे के पास वापस चला गया। उन्होंने मुझे वापस उड़ाऊ पुत्र की तरह स्वागत किया। यही उससे कहीं अधिक था जिसकी मैं हकदार थी। मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। मुझे याद आया कि जब मैं वापस लौटी तो उनके मन में कितनी खुशी थी। अब वो जिस तरह से मेरी तरफ देख रही थी, वह भी मेरी योग्यता से कहीं ज्यादा था। मुझे लगा कि मेरा बचाव काम कर गया है, चाहे वह मुझे कितना भी कमजोर क्यों न लगे। लेकिन बेला को अब तक मेरे लिए बहाने बनाने की आदत हो गई होगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे आसपास रहना कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हम गलियारे के आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके थे। मेरा कमरा, मैंने उसे बताया और कमरा खुला रखा। मुझे उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। फिर से उसने बारीकी से जांच की। उसने नदी के दृश्य, मेरे संगीत के लिए
अलमारियों की बहुतायत, स्टीरियो, पारंपरिक फर्नीचर की कमी का विश्लेषण किया। उसकी आंखें एक विवरण से दूसरे विवरण पर जा रही थीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह उसके लिए उतना ही दिलचस्प था जितना उसका कमरा मेरे लिए था। उसकी नज़र दीवार पर लगी सजावट पर टिकी रही। अच्छी ध्वनि की। मैंने हंसते हुए सिर हिलाया, फिर साउंड सिस्टम चालू कर दिया। आवाज़ चाहे जितनी भी कम क्यों न हो, दीवारों और छत में छिपे स्पीकर से ऐसा लग रहा था जैसे हम कलाकारों के साथ किसी कॉन्सर्ट हॉल में हों। वह मुस्कुराई, फिर सीढ़ी की सबसे नज़दीकी शेल्फ की ओर चली गई। उसे एक ऐसी जगह के बीच में देखना अवास्तविक लगा जो लगभग हमेशा एक अलग थलग जगह थी। हमने अपना ज़्यादातर समय इंसानों की दुनिया में साथ बिताया था, स्कूल, शहर, उसका घर, और इसने मुझे हमेशा एक घुसपैठिया, एक ऐसा व्यक्ति महसूस कराया जो यहाँ का नहीं था। एक हफ्ते से भी कम समय पहले मैं यह विश्वास नहीं कर सकता था कि वो कभी मेरी दुनिया के बीच में इतनी सहज और सहज होगी। वह कोई घुसपैठिया नहीं थी, वह पूरी तरह से यहाँ की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा अब तक कभी पूरा नहीं हुआ था और वह यहाँ बिना किसी बहाने के आई थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, अपने सारे पाप बता दिए थे। वह सब जानती थी और फिर भी इस कमरे में मेरे साथ अकेले रहना चाहती थी। आपने इन्हें कैसे व्यवस्थित किया है? वह मेरे संग्रह को समझने की कोशिश करते हुए आश्चर्य से बोली। मेरा मन उसे यहाँ पाकर इतनी खुशी में डूबा हुआ था कि मुझे प्रतिक्रिया देने में एक सेकंड लग गया। वर्ष के अनुसार और फिर उस फ्रेम के भीतर व्यक्तिगत पसंद के अनुसार। बेला मेरी आवाज़ में अमूर्तता को सुन सकती थी। उसने मेरी तरफ देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मैं उसे इतनी गौर से क्यों देख रहा था। क्या? उसने पूछा, उसका हाथ अनजाने में उसके बालों पर चला गया। मैं राहत महसूस करने के लिए तैयार था। तुम्हें सब कुछ पता होना, तुमसे कोई रहस्य न छिपाना, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। मुझे ये पसंद है, इससे मुझे खुशी मिलती है। हम एक साथ मुस्कुराए। मैं खुश हूँ, उसने कहा। ये देखना आसान था कि वह सच के अलावा कुछ नहीं कह रही थी। उसकी आंखों में कोई परछाई नहीं थी। उसे मेरी दुनिया में रहने में उतनी ही खुशी मिलती थी जितनी उसकी दुनिया में रहने से मुझे मिलती थी। बेचैनी की एक झलक ने मेरे चेहरे पर उलझन पैदा कर दी। मैंने कुछ समय में पहली बार अनार के बीजों के बारे में सोचा। उसे यहाँ पाकर अच्छा लगा, लेकिन क्या सिर्फ मेरा स्वार्थ मुझे अंधा कर रहा था? किसी भी चीज़ ने उसे मुझसे दूर नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे डरना नहीं चाहिए। वो हमेशा अपनी भलाई के लिए बहुत बहादुर रही है। बेला ने मेरे चेहरे पर आए बदलाव को देखा। तुम अभी भी दौड़ने और चीखने चिल्लाने का इंतजार कर रहे हो, है न? काफी करीब। मैंने सिर हिलाया। मुझे आपका भ्रम तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, उसने उदास स्वर में कहा, लेकिन आप वास्तव में उतने डरावने नहीं हैं जितना आप खुद को समझते हैं। असल में, मैं आपको बिल्कुल भी डरावना नहीं मानती। यह एक अच्छा झूठ था, खासकर धोखे में उसकी हमेशा की तरह सफलता की कमी को देखते हुए, लेकिन मुझे पता था कि उसने यह मजाक ज्यादातर मुझे निराश या चिंतित होने से बचाने के लिए किया था। हालांकि मुझे कभी कभी उसके द्वारा मेरे प्रति की गई उदारता की गहराई पर पछतावा होता था, लेकिन इसने मेरा मूड बदल दिया। यह एक मज़ेदार मजाक था और मैं इसे खेलने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने मुस्कुराते हुए अपने दांत बहुत ज्यादा दिखाए। आपको वाकई ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आखिरकार उसने मुझे शिकार करते हुए देखने के लिए कहा था। एक मेरे वास्तविक शिकार मुद्रा की नकल में कुंडलित, एक ढीला, चंचल संस्करण। अपने दांतों को और भी अधिक उजागर करते हुए मैंने धीरे से गुर्राहट की। ये लगभग एक म्याऊं म्याऊं थी। वो पीछे हटने लगी, हालांकि उसके चेहरे पर कोई वास्तविक डर नहीं था। कम से कम शारीरिक नुकसान का कोई डर नहीं था। वह थोड़ी डरी हुई दिख रही थी कि वह अपने ही मजाक का पात्र बनने वाली थी। उसने जोर से कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे। छलांग और सीमा में वह ज्यादा कुछ देख नहीं पाए। मैं अमर गति से आगे बढ़ रहा था। कमरे में इधर उधर उछलते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उड़ता हुआ उसके पास से निकल गया। मैंने खुद को उसके चारों ओर एक तरह के
रक्षात्मक कवच में ढाल लिया ताकि जब हम सोफे से टकराएं तो उसे कोई असर महसूस न हो। मैं जानबूझकर अपनी पीठ के बल गिरा था। मैंने उसे अपनी छाती से लगा रखा था, वह अभी भी मेरी बाहों में लिपटी हुई थी। वह थोड़ी भ्रमित लग रही थी, जैसे कि उसे यकीन नहीं था कि ऊपर कौन सा रास्ता है। वह बैठने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। अपनी बात कह रहा था। उसने मुझे घूरने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें इतनी बड़ी थीं कि भाव प्रभावी नहीं हो सके। तुम क्या कह रहे थे? मैंने पूछा, मेरी आवाज में चंचल गुर्राहट थी। उसने अपनी सांस को संभालने की कोशिश की। कि तुम एक बहुत बहुत भयानक राक्षस हो। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। बहुत बेहतर। एलिस और जैस्पर सीढ़ियों से ऊपर की ओर भाग रहे थे। मैं एलिस की आमंत्रण देने की उत्सुकता सुन सकता था। वह मेरे कमरे से आ रही संघर्ष की आवाज़ों के बारे में भी बहुत उत्सुक थी। वो मुझे नहीं देख रही थी, इसलिए अब वो केवल ये देख रही थी कि उनके आने पर उसे क्या मिलेगा। जिस तरह से हम इतने अव्यवस्थित हो गए थे, वह पहले ही अतीत की बात हो चुकी थी। बेला अभी भी खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं अब उठ सकता हूँ? मैं उसकी लगातार सांस फूलने की समस्या पर हंसा। उसके अति आत्मविश्वास के बावजूद मैं उसे वास्तव में चौंका देने में सक्षम था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? एलिस ने बेला की खातिर ऊंची आवाज में दालान से पूछा। मैं उठकर बैठ गया, अब बेला को अपनी गोद में लिए हुए था। यह दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी, हालांकि मुझे लगा कि चाली के सामने ज्यादा सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। एलिस कमरे में प्रवेश कर ही रही थी कि मैंने उत्तर दिया, आगे बढ़ो। जैस्पर दरवाजे पर झिझकते हुए मेरे गलीचे के बीच में आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि तुम बेला को लंच पर बुला रहे थे और हम ये देखने आए थे कि क्या तुम भी साथ में खाना खाओगे, उसने मजाक में कहा। बेला ने खुद को संभाला, उसकी आंखें मेरे चेहरे पर भरोसा करने के लिए उड़ रही थीं। मैंने मुस्कुराया और उसे अपनी छाती से और भी कसकर पकड़ लिया। माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है। जैस्पर उसके पीछे कमरे में चला गया, खुद को रोक नहीं पाया। अंदर की भावनाएं उसके लिए लगभग नशे की तरह थीं। इस पल में मुझे पता था कि बेला की भावनाएं मेरी जैसी ही थीं, क्योंकि इसका कोई प्रतिकार नहीं था। आनंद का वह माहौल जिसका आनंद अब जैस्पर उठा रहा था। वास्तव में उन्होंने विषय बदलते हुए कहा। मैं देख सकता था कि वह जो महसूस कर रहा था उसे नियंत्रित करना चाहता था, उसे नियंत्रित करना चाहता था। माहौल बहुत ही शानदार था। एलिस कहती है कि आज रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और एमिट गेंद खेलना चाहता है। क्या तुम तैयार हो? मैं रुक गया और एलिस की ओर देखने लगा। बिजली की गति से वो उस संभावित भविष्य की कुछ 100 छवियों से गुजरी। रोज़ली अनुपस्थित थी, लेकिन एमिट एक भी गेम मिस नहीं करता था। कभी उसकी टीम जीतती थी, कभी मेरी। बेला वहां देख रही थी, उसका चेहरा दूसरी दुनिया के प्रदर्शन से प्रसन्न था। बेशक आपको बेला को भी साथ लाना चाहिए, उन्होंने प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह मुझे इतनी अच्छी तरह जानती थी कि मेरी हिचकिचाहट समझ सकती थी। ओह! जैस्पर को अचानक से झटका लगा। अंदर ही अंदर उसने अपने विचार को फिर से समायोजित किया कि आगे क्या होने वाला है। वह आराम नहीं कर पाएगा, जैसा कि उसने योजना बनाई थी। लेकिन बेला और मैंने एक दूसरे को जो भावनाएं महसूस कराईं, उनका अनुभव करना, वह एक ऐसा सौदा था जिसे वह स्वीकार कर सकता था। क्या तुम जाना चाहती हो? मैंने बेला से पूछा। जरूर, उसने जल्दी से जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें गेंद खेलने के लिए थंडर का इंतजार करना होगा, मैंने समझाया। आप देखेंगे कि क्यों। अब उसकी चिंता और भी स्पष्ट हो गई थी। क्या मुझे छाते की जरूरत पड़ेगी? मुझे हंसी आ गई कि यह उसकी चिंता थी, और एलिस और जैस्पर भी इसमें शामिल हो गए। क्या वह ऐसा करेगी? जैस्पर ने एलिस से पूछा। छवियों का एक और फ्लैश, इस बार तूफान की दिशा पर नजर रखता है। नहीं, तूफान शहर पर आएगा। मैदान में पर्याप्त सूखा होना चाहिए। अच्छा, तो जैस्पर ने कहा।
उसने पाया कि वह बेला और मेरे साथ ज्यादा समय बिताने के विचार से उत्साहित था। उसका उत्साह उसके शरीर से बाहर निकलकर हम सभी को प्रभावित कर रहा था। बेला की अभिव्यक्ति सतर्कता से उत्सुकता में बदल गई। एलिस ने सोचा, अच्छा है, उसे खुशी है कि अब उसकी योजना पक्की हो गई है। वह बेला के साथ मनोरंजन का समय भी बिताना चाहती थी। मैं आपको विवरण सुझाने के लिए छोड़ता हूँ। चलो देखते हैं कि कार्लिस्ले आएगा या नहीं, उसने फर्श से उछलते हुए कहा। जेस्पर ने उसकी पसलियों में चुभन महसूस की। जैसे कि तुम्हें पहले से पता नहीं है। वो उसी सांस में दरवाजे से बाहर निकल गई। जेस्पर धीरे धीरे हमारे पीछे पीछे चला, हमारे पास हर पल का मजा ले रहा था। उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए रुककर कुछ देर और रुकने का बहाना बनाया। हम क्या खेलेंगे? बेला ने दरवाज़ा बंद होते ही पूछा। आप देख रहे होंगे, हम बेसबॉल खेल रहे होंगे। उसने मुझे संदेह भरी निगाहों से देखा। क्या पिशाचों को बेसबॉल पसंद है? मैंने उसे बनावटी गंभीरता से उत्तर दिया, यह अमेरिकियों का शगल है।